ओके जी स्टूडेंट, आज जो हम मेनली स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे आपकी न्यूरो सर्जरी से। ठीक है, तो हमने पहले जो है वो जनरल सर्जरी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो इसमें जो आज हम स्टार्ट लेंगे वो मेनली हम वहाँ से स्टार्ट लेंगे आपकी एक तरह से न्यूरो सर्जरी से। आपकी जो बुक है, ठीक है, डोगर की जो बुक है वो अपने सामने रख लेनी है और साथ साथ जो है अपने नोट्स वगैरह बनाते जाना है। ठीक है, ताकि बाद में आपको रिवाइज करना आसान हो जाए। ठीक है, तो न्यूरो सर्जरी में जो आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट लेंगे वो होगा आपका हेड ट्रॉमा। ठीक है, यानी कि जो आज का आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका एक तरह से हेड ट्रॉमा। कि आपका जो हेड ट्रॉमा है इससे हम स्टार्ट लेंगे और हम देखेंगे कि इसमें सारा क्या सीन होता है। देखो, हेड ट्रॉमा यानी कि इस हेड ट्रॉमा में जितना भी आपकी क्रेनियल इंजरी आएगी, ठीक है, आपका जो क्रेनियल पोर्शन आएगा, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो आपकी उसके रिलेटेड जो आपका फेशियल पोर्शन होगा उसको भी हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो हेड ट्रोमा में पहले आपने लिखना है जो हेड ट्रोमा होता है इज द मोस्ट कॉमन आपकी मोस्ट कॉमन काज ऑफ मोर्टेलिटी फॉलोइंग ट्रोमा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने लिखना है कि जो आपका हेड ट्रोमा होता है, ठीक है, जो आपका एक तरह से हेड ट्रोमा होता है, ठीक है, इसको आपने कहना है कि जब भी आपको कोई ना कोई हेड ट्रोमा होता है तो आपने कहना इट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ मोर्टेलिटी। आपने अभी इसको लिखना है, फिर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें जो है वो कवर होती जाएंगी। आपने कहना कि हेड ट्रॉमा इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ मोर्टेलिटी। ठीक है, इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ मोर्टेलिटी किसके अंदर? फॉलोइंग ट्रॉमा। ठीक है, फॉलोइंग ट्रॉमा। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका हेड होता है, ठीक है, जो आपका हेड होता है ये बहुत ही एक सेंसिटिव एरिया होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका हेड होता है, जो आपका इसका फेस वगैरह होता है, जो आपका क्रेनियल पोर्शन होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव आपका पोर्शन होता है। और जब भी इसमें क्या होता है कि जब भी इसमें कोई ना कोई ट्रॉमा वगैरह हो जाता है, और आपको पता है कि ट्रॉमा जो होता है ये आपको सेंसिटिव एरिया को डैमेज करता है और उसके बाद आपको मोर्टेलिटी जो आपकी डेथ हो जाती है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जो आपका मतलब कि फेस के अंदर कोई ऐसा एरिया होता है, ठीक है, वो अभी मैं दोबारा भी आपको बताऊंगा, कि जो आपका फेस का एरिया होता है जो आपकी अपर लिप के ऊपर होता है और आपके नोज के नीचे होता है, ये आपका बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको डिस्कस भी करूंगा। जब वहां पे ट्रॉमा होता है तो वो कहाँ पे चला जाता है? वो कहाँ पे चला जाता है? वो जनाब आपके ब्रेन में चला जाता है और आपकी जो कैवर्नस साइनस होता है वहां पे पहुंच जाता है। और वहां पे आपको जो है वो इन्फेक्शन करवाता है आपके ब्रेन के अंदर, आपको थ्रोम्बस वगैरह, आपको कैवर्नस साइनस के जो थ्रोम्बस होते हैं वो करवाता है। ठीक है, तो इसलिए जो हेड ट्रॉमा होता है, ठीक है, चाहे आपके फेस के ऊपर है या आपके सर के ऊपर कोई चोट लगी है, तो वो आपको मोर्टेलिटी वगैरह जो है वो करवा सकता है। ठीक है, तो ये आपने लिखना है। अब ये जो हेड ट्रॉमा होते हैं ना, ठीक है, यानी कि ये जो हेड ट्रॉमा होते हैं, ये हेड ट्रॉमा, ठीक है, यानी कि ये जो हेड ट्रॉमा होते हैं ये आपके तीन तरह के होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हेड ट्रॉमा होते हैं ये आपके मेनली तीन तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट जो हेड ट्रॉमा होता है, ठीक है, जो पहला हेड ट्रॉमा होता है वो होता है आपका स्काल्प इंजरी। ठीक है, यानी कि आपका एक तरह से स्काल्प इंजरी होती है, या आपका स्काल्प कट, या क्या होता है, आपको स्काल्प इंजरी होती है, या उसका एक तरह से आपको ट्रॉमा होता है। ये पहला होता है। दूसरा आपने कहना कि जो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सी होती है? वो आपकी एक तरह से स्कल इंजरी होती है। ठीक है, यानी कि आपकी स्कल इंजरी होगी, जो आपकी स्कल फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, ये आपने कहना है, ये आपकी दूसरी होती है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट आती है इसमें वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी एक तरह से ब्रेन इंजरी। ठीक है, यानी कि आपने इसी तरतीब में लिखना है कि जो आपकी तीसरे नंबर पे होती है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी ब्रेन इंजरी, या आपके ब्रेन की जो लेसिरेशन होती है, या ब्रेन इंजरी, या ब्रेन फ्रैक्चर। ठीक है, तो ब्रेन इंजरी आपने लिखना है। ये सारी चीजें आपने लिखनी है। कि जो आपका हेड ट्रॉमा होता है, हेड के अंदर आपने मेनली तीन जो है, आपके हेड के अंदर तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं। और उनके उन इंपॉर्टेंट तीन स्ट्रक्चर की क्या हो जाती है? इंजरी हो जाती है। आपका स्काल्प होता है, और उस स्काल्प के नीचे क्या होता है? आपका स्काल होता है। यानी कि आपका स्काल्प जो होता है सबसे ऊपर वाला होता है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि स्काल्प क्या होता है। फिर उसके नीचे, ठीक है, मैं भी आपको दोबारा रिपीट भी करवाऊंगा। ठीक है, तो एक क्या होता है कि आपका जो है हेड ट्रॉमा होता है, इसके जो हेड ट्रॉमा होता है इसमें आपने कहना है जो सबसे ऊपर वाला जो आपका पोर्शन होता है हेड के अंदर, ठीक है, वो होता है आपका स्काल्प होता है। फिर उस स्काल्प के नीचे क्या होती है? आपकी स्काल होती है, यानी कि आपकी बोन होती है। और उस बोन के अंदर आपको पता है कि आपका क्या होता है? आपका ब्रेन होता है। ठीक है, तो इस लिहाज से आपने लिखना है। अब पहले जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो पहला पोर्शन जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एक तरह से स्काल्प इंजरी। ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा? वो होगा आपका एक तरह से स्काल्प इंजरी। की आपका जो स्काल्प इंजरी है इसका क्या सीन होता है? देखो, स्काल्प इंजरी को डिस्कस करने से पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो आपकी स्काल्प है ये क्या होती है। ठीक है, यानी कि जो आपकी स्काल्प है ये होती क्या है? देखो, आप जो है अपने जो है वो अगर आप जो है वो सर के ऊपर हाथ रखो, ठीक है, सर के
ऊपर हाथ रखो, तो जैसे ही आप अपने सर के ऊपर हाथ रखते हो तो आपकी पहली जो आपकी स्किन आती है, ठीक है, यानी कि आपका जो हेड है, जो आपका हेड है, ठीक है, उसके ऊपर जैसे ही आप हाथ रखते हो तो बालों के नीचे आपकी क्या आती है, स्किन नजर आती है। अब ये जो आपकी स्किन होती है ये बहुत ही हार्ड होती है, और इस स्किन को आपकी क्या कहते हैं, स्काल्प कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो आउटर पार्ट है आपके हेड का, जो आउटर पार्ट है हेड का, ठीक है, जो सॉफ्ट पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्काल्प कहते हैं, ठीक है। अब इस स्काल्प इंजरी से जाने से पहले, इस स्काल्प इंजरी को मजीद डिस्कस करने से पहले आपको पहले इसके एनाटॉमी आनी चाहिए, ठीक है, यानी कि जो आपका स्काल्प है, जो सबसे आउटर पोर्शन है, ठीक है, जो आपका आउटर पोर्शन है, इसकी आपको एनाटॉमी आनी चाहिए कि आपके स्काल्प की प्रॉपर एनाटॉमी क्या है। आपने कहना कि जो आपका स्काल्प होता है, ठीक है, स्काल्प की आपकी मेनली जो होती है वो 5 लेयर्स होती हैं। कौन सी आपकी मेनली 5 लेयर्स होती हैं? जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इसको हम कहते हैं स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्किन कहते हैं। और जो दूसरी लेयर होती है, जो दूसरी लेयर होती है उसके नीचे जो होती है वो होती है आपकी कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है, यानी कि क्या होती है कि आपकी जो कनेक्टिव टिश्यू होती है उसकी क्या होती है, एक लेयर होती है, ठीक है, यानी कि आपका स्काल्प जो है वो आपका जो बोनी पोर्शन है, ठीक है, यानी कि अंदर आपकी स्कल है, ठीक है, अंदर तो आपकी स्कल है, लेकिन उस स्कल से ऊपर वाला जितना भी एरिया जो सॉफ्ट एरिया है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो बोन होती है वो तो हार्ड होती है, लेकिन उस हार्ड पोर्शन से ऊपर वाला जितना भी सॉफ्ट पोर्शन है उसको हम स्काल्प कहेंगे। अब स्काल्प में क्या होती है, कुछ लेयर्स होती हैं। पहली जो लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो स्किन होती है। स्किन के नीचे क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, और कनेक्टिव टिश्यू के नीचे क्या होती है, एपोन्यूरोसिस होती है। क्या होती है आपकी, एक तरह से एपोन्यूरोसिस होती है, ठीक है, एपोन्यूरोसिस होती है। फिर उस एपोन्यूरोसिस के नीचे क्या होता है, जो एपोन्यूरोसिस होती है उसके नीचे क्या होता है कि आपका लूज एरियोलर टिश्यू होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं आपके एक तरह से लूज एरियोलर टिश्यू होते हैं, ठीक है, लूज एरियोलर टिश्यू होते हैं, ठीक है, ये आपने लिखना है। फिर उन लूज एरियोलर टिश्यू जो होते हैं उनके नीचे क्या होती है, उनके नीचे आपकी पेरिओस्टियम होती है, यानी कि यहाँ से आप आपकी जो बोन होती है वो मतलब कि एक तरह स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपने ये लिखना है कि क्या होता है कि आपका एक तरह से इसका में आपने क्या लिखना है कि पहले क्या होता है कि आपकी जितने भी ये पोर्शंस है, ठीक है, आप जो आपका स्काल्प रीजन है इसकी पहले आपको एनाटॉमी आनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस एनाटॉमी में पहले उस सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, यानी कि बोन से ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है वो स्काल्प है। स्काल्प की जो पहली लेयर होती है उसको हम स्किन कहते हैं, ठीक है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, फिर उसके नीचे आपके एपोन्यूरोसिस होते हैं, लूज एरियोलर टिश्यू होता है, फिर आपकी पेरिओस्टियम होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जैसे हम आगे आगे जाएंगे तो आपकी इनकी समझ आ जाएगी। आपने स्किन के बारे में याद रखना है, यानी कि जो स्किन होती है, जो इसकी आउटर पार्ट होती है, इसने कहना, इसको आपने कहना है कि जो स्किन ऑफ द स्काल्प होती है ये बहुत थिक होती है, यानी कि स्किन ऑफ स्काल्प जो होती है ये बहुत ही थिक होती है। अगर आप हाथ लगाओ अपने सर के ऊपर तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो स्किन होती है, ठीक है, ये बहुत ही थिक होती है, बहुत ही मतलब एक मतलब कि हार्ड होती है, यानी कि बहुत ही मोटी होती है, ठीक है, ये बहुत ही मोटी होती है। और जब स्किन, यानी कि जब भी आपकी जो एक तरह स्काल्प की क्या होती है कि इसके अंदर जो आपकी स्काल्प की जो स्किन है जब ये रप्चर हो जाती है, ठीक है, जब ये रप्चर हो जाती है तो इसको आपने जो है वो नॉर्मल मतलब कि सुचर नहीं करना, ठीक है, यानी कि देखो आपका क्या हुआ, बाहर से किसने क्या आपको कोई ना कोई पत्थर मारा, ठीक है, किसी ने कोई आपको पत्थर मारा, तो पत्थर लगने की वजह से आपको क्या हो गया, आपकी जो स्काल्प की स्किन है वो रप्चर हो गई है। अब ये स्काल्प की जो स्किन है ये बहुत थिक है, ठीक है, ये बहुत थिक है, तो आप जब वो कुछ नीडल्स यूज करते हो इसको मतलब कि दोबारा से सूचरिंग करने के लिए, ठीक है, तो वो आपने जो सर्कल वाली नीडल्स होती है ना, ठीक है, जो सर्कल नीडल्स होती है उनको आपने यूज नहीं करना, क्योंकि ये थिक होती है, तो इसको आपने क्या करना है, कटिंग और रिवर्स कटिंग नीडल आपने यूज करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, यानी कि कटिंग, और इसको मैं आपको समझाता हूँ दोबारा, कटिंग और रिवर्स कटिंग नीडल आपने यूज करनी है, कटिंग और रिवर्स कटिंग जो नीडल्स होती हैं उनको आपने यूज करना है, अपने सर्कुलर जो आपकी नीडल्स होती है उनको यूज नहीं करना। देखो पहले क्या हुआ, आपकी स्किन थी, ये जो स्किन होती है ये बहुत ही हार्ड होती है, एक बात तो क्लियर, ये बहुत ही थिक होती है। जब भी आपको कोई मतलब कि ट्रॉमा होता है, यानी कि आपको जब पत्थर वगैरह लगता है और उसमें आपकी जो स्किन होती है स्काल की वो रप्चर हो जाती है, वो मतलब कि वहां से कट जाती है, तो उसको आपने आम निडल से जो है इसको सूचर नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत थिक होती है, तो आप कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ नीडल्स इस्तेमाल यूज करती हो, अब यूज करती हो, जिनको हम कटिंग या रिवर्स कटिंग नीडल्स कहते हैं। अपने सर्कुलर नीडल जो होती है वो आपने यूज नहीं करना, ये इसके अंदर आपने इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है। फिर आपने कहना कि जो उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना इसके बारे में आपने लाजमी एक चीज याद रखनी है कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है
आपके एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू थे। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, इनके दरमियान इस तरह कुछ आपके खास किस्म के सेप्टे होते हैं, ठीक है। यानी कि इस कनेक्टिव टिश्यू के इस तरह के क्या होते हैं, आपके खास किस्म के सेप्टे होते हैं। अब ये जो सेप्टे होते हैं, इनको हम कहते हैं आपके फाइब्रस सेप्टे। क्या कहते हैं इनको? हम कहते हैं आपके फाइब्रस, आपके एक तरह से क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं आपके फाइब्रस सेप्टे कहते हैं, ठीक है। यानी कि स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू था। कनेक्टिव टिश्यू में क्या था कि आपके वर्टिकल जो थे, इनको धागे होते हैं जिनको हम कहते हैं आपका फाइब्रस सेप्टे कहते हैं। अब ये जो फाइब्रस सेप्टे होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो स्काल्प की ब्लड वेसल्स होती हैं वो होती हैं। और वो इस तरह होती है, जो आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो फाइब्रस सेप्टे होती हैं, उन फाइब्रस सेप्टे के साथ अटैच होती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने समझनी है। इस तरह आपकी क्या होती है कि आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं। अब क्या होता है, जैसे ही आपको कोई पत्थर लगाता है, ठीक है, क्या कोई भी आपको पत्थर मारता है, तो क्या होता है कि आपकी स्किन के नीचे आपके कनेक्टिव टिश्यू क्या हो जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी रप्चर हो जाती हैं। जैसे ही कनेक्टिव टिश्यू रप्चर हो जाते हैं, ठीक है, जैसे ही आपके कनेक्टिव टिश्यू रप्चर हो जाते हैं, तो अब क्या होता है, अब उसमें जो फाइब्रस सेप्टी होते हैं, जो फाइब्रस सेप्टी होते हैं, वो भी रप्चर हो जाते हैं। जब फाइब्रस सेप्टी आपके फाइब्रस सेप्टी रप्चर हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है, उनको भी अपने साथ इस तरह खींच लेते हैं, बाहर की तरफ एक तरह से खींच लेते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू है उनके अंदर जो फाइब्रस सेप्टे होते हैं, उन फाइब्रस सेप्टे का जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो आपने याद करना है कि इनके दरमियान ब्लड वेसल्स होती हैं, आपके स्काल्प की ब्लड वेसल्स होती हैं। अब क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो फाइब्रस सेप्टे की वॉल के साथ अडहेरेंट होती हैं, चिपकी हुई होती हैं। जब भी आपको बाहर से जो ट्रोमा होता है, कोई आपको पत्थर मारता है, कनेक्टिव टिश्यू डैमेज हो जाती है, उसमें फाइब्रस सेप्टे भी डैमेज हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो आपकी ब्लड वेसल की जो वॉल है, उनको भी अपने साथ क्या कर लेते हैं, एक जो वो एक तरह से अपने साथ जो है वो मतलब कि उनको एक तरह से एक्सटेंड कर लेते हैं, अपने साथ ही उनको एक तरह से जो है वो मतलब कि खींच लेते हैं, ठीक है। जब उनको अपने साथ ही खींच लेते हैं, तो अब क्या होगा कि जो आपकी ब्लड वेसल्स थी, जो आपकी ब्लड वेसल्स थी, वो एक तरह से डायलेट हो जाएंगी, यानी कि इनकी क्या हो जाएगी, आपने कहना कि इनकी एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। यानी कि होना तो यही चाहिए था, नॉर्मल जो होता है कि आप ट्रोमा हुआ है तो ट्रोमा की वजह से आपकी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होनी चाहिए, लेकिन फाइब्रस सेप्टे ने क्या किया, उनको जब वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होने दी, जब वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं हुई, तो अब क्या होगा कि अब जनाब आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, यानी कि इंक्रीज ब्लीडिंग होगी, आपको बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होगी। इसीलिए क्या होता है कि जब भी आपको जो है वो पत्थर वगैरह लगता है, तो आपके स्काल्प रीजन से बहुत ही एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, बहुत ही सवियर ब्लीडिंग होती है। और वो एक्सेसिव ब्लीडिंग क्यों होती है, क्योंकि जो फाइब्रस सेप्टे होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, और वो आपको वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होने देते। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो आपकी जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत एक्सेस होती है, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है, एपो जो आपके सॉरी कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रस सेप्टिक के बारे में। ये आपने यहाँ तक हो गया। फिर आगे आता है कि जो आपकी एपोन्यूरोसिस होती है, एपोन्यूरोसिस क्या होती है, ये एपोन्यूरोसिस आगे भी हम पढ़ेंगे। जो आपकी एपोन्यूरोसिस होती है, ये मतलब कि ये आपकी मतलब कि खास किस्म के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जब वो फोल्ड होते हैं तो उसको हम एपोन्यूरोसिस कहते हैं, ठीक है। जो आपके मसल जब वहां पे फोल्ड होते हैं और लिगामेंट्स बनाते हैं, उनको हम एपोन्यूरोसिस कहते हैं। लेकिन आपने सिंपल ये याद रखना है कि जो एपोन्यूरोसिस होती है, जो एपोन्यूरोसिस होती है, ये आपकी तीसरी लेयर होती है स्काल्प की, ठीक है। तो जब इसमें क्या होता है कि जब भी आपके जो है वो स्काल्प की इंजरी होती है, तो जो सब एपिन्यूरोटिक स्पेस है, ठीक है, जो सब एपोन्यूरोटिक स्पेस है, सब एपो न्यूरोटिक स्पेस है, ठीक है, यानी कि एपोन्यूरोसिस है, थोड़ी सी नीचे जो स्पेस होगी, उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, उसमें जो ब्लीडिंग हो जाएगी वो बहुत ही इकट्ठी हो जाएगी। जब इस स्पेस के अंदर बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होगी और ब्लड इकट्ठा होगा, तो ये क्या करेगा, आपको उस एरिया को क्या कर देगा, ब्लैक कर देगा। एक्चुअली जो आपकी आई होंगी, आगे हम पढ़ेंगे, जो आई होंगी उनको क्या कर देगा, ब्लैक कर देगा। अब क्योंकि जब हम पढ़ेंगे आपके स्कल फ्रैक्चर, उस स्कल फ्रैक्चर में जो होता है ना, हम जो है वो जब एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर होता है, तो हम पेशेंट की जो है वो जो पेरी ऑर्बिटल एरिया होता है, उसकी जो सब एपिन्यूरोटिक स्पेस होती है, वहां पे एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तो उसको हम रकून आई वहां पे देखते हैं, यानी कि उसकी जो आंखें होती है वो बहुत मतलब कि नीली हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि उसका जो टिश्यू होते हैं वो बहुत आपके नीले हो जाते हैं, तो उसको हम अरकून आई कहते हैं। आपने कहना कि जब आपकी सब एपिन्यूरोटिक स्पेस के अंदर ब्लीडिंग होगी, तो वो उस एरिया को क्या कर देगी, ब्लैक कर देगी, ब्लूश कर देगी, ठीक है, बिल्कुल ब्लैक और ब्लूश कर देगी, ठीक है जी, आपने याद रखना है।
फिर आपने कहना है कि जब आपके लूज एरियोलर टिश्यू, ठीक है, ये आपने याद रखना है, जो आपके लूज एरियोलर टिश्यू होते हैं ना, इनके अंदर आपने याद रखना है कि इट कंटेन्स, यानी कि ये क्या करते हैं, इनके अंदर होते हैं आपकी इमेसरी वेन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो लूज एरियोलर टिश्यू होते हैं इनके अंदर इमेसरी वेन्स होती हैं। क्या होती हैं? आपकी इमेसरी वेन्स होती है। जब आपकी जो इमेसरी वेन्स होती हैं, इनका काम ये होता है कि दे कैरी, ठीक है, दे कैरी रिट्रोग्रेड अरे इन्फेक्शन, बाबे ठीक है, यानी बशकीक कि क्लास नहीं रिट्रो अपनी ग्रेड इन्फेक्शन, ठीक है, अभी क्लास रिट्रोग्रेड क्लास जो प्रूफ नहीं इन्फेक्शन होगा उनको मतलब कि कैरी करेंगे। रिट्रोग्रेड और यार एंटीरोग्रेड होता आपको पता है कि आपकी एंटीरोग्रेड होती है और आपकी क्या होती है, आपकी एक तरह से रिट्रोग्रेड होती है, ठीक है, एंटीरोग्रेड होती है और आपकी रिट्रोग्रेड होती है। ऑफलाइन नहीं जो होगा आपकी रिट्रोग्रेड होती है, ठीक है, सारा जो कितने आपकी डाल रिट्रोग्रेड होती है, ये मतलब कि ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, जो असेंडिंग होती है, ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ जो होती है वो आपकी रिट्रोग्रेड होती है। तो आपकी जो लूज एरियोलर टिश्यू होते हैं, जो भाई चौथे नंबर पे आपकी क्लास लेयर लें होती तो है, बस उसमें क्या होता है कि जमा बड़े आपकी सारा लिखते इमेसरी कहंदा वेन्स होती हैं। तीन मुंडे जो सी अच्छी जेडे इमेसरी होती है ना वेन्स ऐसे होती काम हैं, ये बाकी क्या चार करती सी हैं, जब भी इनके ये क्या कोई ना कोई जो इन्फेक्शन मैंने होता है कहता बैठे उनको रूम मतलब कि रिट्रोग्रेड जो है वो कैरी बोले करती है हैं। प्लेटा जैसे यानी कि बेजार रिट्रोग्रेड लेकर माइक जाएंगी, यानी ऑफ कि करो ऊपर की यार, तरफ लेकर बेजार। जाएंगी, तो ये फाइनली आपके अंदर एंटर हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे आपके एक तरह से आपकी क्या होगी, उसको हम कहेंगे यार इसको को बंद कर ले, कैरी करेंगे, यानी कि कैवर्नस साइनस का क्या हो मैं जाएंगे, क्या कह थ्रोम्बस रहा हो हूँ जाएगा, ठीक ਉਹ है, ਸਾਨੂੰ क्या ਪਤਾ ਹਰ करेंगे। ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਮੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਰੂਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਮ 'ਚ ਆਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ठीक है, तो आपने कहना है कि इसमें क्या होता है कि जो आपके लूज एरियोलर टिश्यू होते हैं, ठीक है, यानी कि जो लूज एरियोलर टिश्यू होते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें जनाब आपकी इमेसरी वेन्स होती हैं। अब इस इमेसरी वेन्स का काम ये होता है कि ये जो रिट्रोग्रेड इन्फेक्शन होते हैं इनको लेकर जाती हैं, यानी कि ऊपर आपके ब्रेन की तरफ लेकर जाती हैं। इसका मतलब जब ये ऊपर की तरफ जाएंगी तो ये जो आपका कैवर्नस साइनस होगा, ठीक है, यानी कि जो आपका एक तरह से होगा, दूसरा कैवर्नस, ठीक है, कैवर्नस, ठीक है, जो हमने पढ़ा था, जो कैवर्नस साइनस होता है वहां तक आपकी क्या जाएगी, वो इन्फेक्शन वहां पहुंच जाएगा। जब ये इन्फेक्शन वहां पे पहुंच जाएगा तो जो कैवर्नस साइनस क्या होती है, आपकी जितने भी हमने वो मतलब कि आपकी ब्लड सप्लाई पढ़ी थी, ठीक है, आपकी जो ब्लड सप्लाई हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसमें जो वेनस ड्रेनेज का जो कॉन्सेप्ट आता था, वो आपको पता है कि वहां पे छोटी छोटी आपकी वेन्स होती हैं, तो उन वेन्स को क्या करेगा, ये डैमेज करेगा। जब वेन्स को डैमेज करेगा तो आपको पता है कि जो आपके जो एक तरह से एंडोथीलियम है वो डैमेज हो जाएंगे, तो आपका जो आपकी कोगुलेशन वाला पाथवे है, ठीक है, जो कोगुलेशन वाला पाथवे वो एक्टिवेट हो जाएगा और इसमें कैवर्नस साइनस थ्रोम्बस बन जाएगी। क्या बन जाएंगे, क्रोन आपके जो कैवर्नस साइनस होगा उसके क्या बन जाएंगे, थ्रोम्बोसिस बन जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो आपका क्या हुआ कि जो आपका स्कल है, ठीक है, क्या हुआ, जो आपका स्कल है, ठीक है, स्कल की जो चौथी लेयर है वो लूज एरियोलर टिश्यू है। क्या है, लूज एरियोलर टिश्यू है। ये जो लूज एरियोलर टिश्यू होते हैं इसमें इमेसरी वेन्स होती हैं। क्या होती हैं, आपकी इमेसरी वेन्स होती हैं। ये इमेसरी वेन्स जो होती हैं ये जो है रिट्रोग्रेड, यानी कि ऊपर की तरफ जो आपकी इन्फेक्शंस को कैरी करती है, यानी कि जब भी इनके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन एंटर हो जाता है तो ये उनको ऊपर की तरफ क्या करती हैं, कैरी करते हैं। जब ये ऊपर की तरफ कैरी करते हैं तो ऊपर क्या जाएगा कि आपका जो है वो कैवर्नस साइनस आ जाता है। कैवर्नस साइनस के अंदर ये इन्फेक्शन या पैथोजन एंटर हो जाएगा, वहां पे क्या करेगी, उनको जो आपकी एंडोथीलियम होगी उनको डैमेज करेगा और वहां पे आपको थ्रोम्बस बना देगा। अब इसका मजीद जो आपको कॉन्सेप्ट है वो कैसे पता होना चाहिए। देखो हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि मैंने आपको ये बताया था कि क्या होता है कि जो आपका फेस का, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो आपका फेस का कौन सा ऐसा एरिया होता है जिनको हम डेंजरस एरिया कहते हैं, यानी कि आपने कहना है कि डेंजरस एरिया ऑफ द फेस, ठीक है, डेंजरस एरिया ऑफ द फेस, ठीक है, यानी कि डेंजरस एरिया ऑफ द फेस जो आपका फेस होता है, ठीक है, फेस आपका फेस में क्या हेड आता है, ठीक है, हेड जो फेस है वो हेड का पार्ट ही है। तो आपको पता है कि जो फेस का ऐसा कौन सा एरिया मैंने आपको बताया था जो बहुत डेंजरस होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि जो आपका लोअर पार्ट ऑफ द नोज होता है, क्या होता है कि जो आपके लोअर पार्ट, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ नोज, ठीक है, यानी कि जो आपके नोज होता है, ठीक है, जो आपकी नोस्ट्रिल्स होती हैं उनका जो लोअर पार्ट होता है एंड अपर लिप, ठीक है, एंड अपर लिप, ठीक है, यानी कि जो अपर लिप होती है उसका क्या होता है कि ये आपका डेंजरस जोन होता है। इस बात को आप समझ लें कि जो आपका फेस का कौन सा ऐसा एरिया होता है जो डेंजरस जोन कहलाता है, डेंजरस एरिया कहलाता है, वो होता है आपका नोज का लोअर पार्ट, जो आपका नोज होता है उसका लोअर पार्ट, और आपकी जो अपर लिप होता है ये आपका जो होता है वो आपका प्रॉपर जो एरिया होता है, फर्ज है ऊपर से क्या है, ये आपका नोज है, ठीक है, ये नोज है, ये आपका अपर एरिया है। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये आपका डेंजरस एरिया है। अब ये डेंजरस एरिया क्यों है, देखो जब भी यहाँ पे कोई ना कोई पैथोजिन आता है, जब भी यहाँ पे कोई ना कोई पैथोजिन आता है वो क्या करता है, इस एरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है।
जैसे ही इस एरिया को इन्फेक्ट करता है, तो वो क्या करता है, वो मतलब कि नीचे की तरफ चला जाता है और आपके लूज एरियोलर टिश्यू तक पहुंच जाता है। जैसे लूज एरियोलर टिश्यू तक पहुंच जाता है, तो क्या होता है कि उस लूज एरियोलर टिश्यू में होती है वेन्स, होती हैं आपकी इमेजरी वेन्स होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, उस इमेजरी वेन्स को यूज करते हुए ये आपका जो पैथोजिन होता है, ये आपके नोज से ऊपर की तरफ जो है वो एक तरह से रिट्रोग्रेड, मतलब कि ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपके ब्रेन में क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। यानी कि आपकी जो फोर ब्रेन होगा उसमें एंटर हो जाएगा। जैसे आपके फोर ब्रेन में एंटर होगा, तो फोर ब्रेन में क्या पड़ा है, फोर ब्रेन में आपका कैवर्नस साइनस पड़ा है, ठीक है, हमने पढ़ा है। फोर ब्रेन में क्या है, आपका कैवर्नस साइनस पड़ा है। तो वो ये क्या करेगा, उस कैवर्नस साइनस को जाके डैमेज करेगा और वहां पे थ्रोम्बस बनाएगा। इसलिए इसलिए कभी भी आपने ये नहीं करना कि जब भी आपके इस एरिया के ऊपर, जब भी आपको इस एरिया के ऊपर कोई ना कोई, मतलब कि आपको वो मतलब कि कोई ना कोई दाना वगैरह बन जाता है, ठीक है, यानी कि कोई ना कोई आपको दाना वगैरह बन जाता है, ठीक है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, तो आपने उसको रप्चर नहीं करना, ठीक है, आपने उसको कभी भी रप्चर नहीं करना। आपने सिर्फ लोकल जो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, जो ऑइंटमेंट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उनको यूज करना है, लेकिन आपने उनको रप्चर नहीं करना। अगर आपने इन जो आपके आपके जो है वो पेप्यूल्स वगैरह, जो आपके जो ब्लिप्स वगैरह बन जाते हैं, जो आपके दाने वगैरह बन जाते हैं, अगर आप को इन एरिया के ऊपर रप्चर करोगे, तो यहाँ पे जितने भी पैथोजिन होंगे, वो पैथोजिन आपके नोज के अंदर चले जाएंगे और इमेजरी वेन्स को यूटिलाइज करते हुए आपके ब्रेन के अंदर एंटर हो जाएंगे और आपकी डेथ करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैवर्ना साइनस के अंदर थ्रोम्बोसिस करवा के, ठीक है। तो ये अपने लाजमी याद रखना है कि जो आपका फेस का, ठीक है, जो आपका फेस का कौन सा ऐसा डेंजरस एरिया होता है, और उस एरिया के ऊपर जब भी आपके कोई ना कोई ब्लीब्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, कोई दाने वगैरह बनते हैं, तो उनको उनको आपने रप्चर नहीं करना। आपने सिर्फ एंटीबायोटिक्स जो होती है उनको टॉपिकली यूज कर लेना है, क्योंकि अगर उसको रप्चर करोगे तो वो ऊपर की तरफ एक तरह से असेंड करेंगे, रिट्रोग्रेड इन्फेक्शन होगा और आपको जो है वो काफी जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको लूज एरियोलर टिश्यू की समझ आ चुकी होगी। फिर आपको जो पांचवें नंबर पे, ठीक है, जो आपकी पांचवें नंबर पे जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था, वो था आपका पेरिओस्टियम, ठीक है। यानी कि आपका क्या होता है, आपकी एक तरह से पेरिओस्टियम होती है कि आपका पेरिओस्टियम, यानी कि ओस्टियम हम किसको कहते हैं, बोन को, यानी कि जो बोन से जस्ट अबव जो पार्ट होगा, यानी कि आपकी जो स्कल होगी, जो स्कल आपकी बोनी पार्ट है, इससे जो थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया होगा उसको हम क्या कहेंगे, आपका पेरिओस्टियम कहेंगे। इसका मतलब ये होगा कि जब पेरिओस्टियम डैमेज होगी, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपको फ्रैक्चर वगैरह हो गए, आपको जो स्कल फ्रैक्चर वगैरह हो जाएंगे, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। जहां तक मैंने आपको बताया कि आपकी जो स्काल्प होती है, ठीक है, यानी कि जो आपकी स्काल्प होती है, इसका मतलब कि जो है एनाटॉमी वगैरह क्या होती है। अब ये जो स्काल्प होती है, क्योंकि इसके अंदर जो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ज्यादा आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं। जब भी आपको जो है वो कोई ना कोई माइनर ट्रोमा होता है, ठीक है, यानी कि स्काल्प इंजरी जो है, अगर उसमें इंजरी होना होती है तो वो आपको माइनर ट्रोमा से भी हो सकती है, किसी आपको पत्थर वगैरह से भी हो सकती है। लेकिन स्कल की हम पढ़ेंगे कि स्कल जो होती है वो जब भी मेजर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा, फिर आपको स्कल सॉरी आपकी जो स्कल इंजरी होगी। लेकिन आपको जब भी आपकी स्कल्प इंजरी होती है, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा जब ब्लीडिंग होती है, तो इसकी वजह से आपको हाइपोवोलेमिक शॉक वगैरह वगैरह हो सकते हैं। तो अब हम आते हैं इसको हमने ट्रीट कैसे करना है, यानी कि अब आपको एनाटॉमी पता चल गई और आपको ये सारी चीजें पता चल गई। अब हमने इनको क्या करना है, ट्रीट कैसे करना है, ठीक है। तो आपने लिखना है कि स्काल्प मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि स्काल्प लेसीरेशन, ठीक है, स्काल्प लेसीरेशन मैनेजमेंट, यानी कि जो आपकी स्काल्प के अंदर कोई ना कोई आपकी इंजरी हो जाती है, तो इसको आपने मैनेज कैसे करना है, इसको आपने ट्रीट कैसे करना है, ठीक है। देखो सिंपल आपने क्या करना है कि अगर फॉर एग्जांपल अभी तक आप जो है वो हॉस्पिटल से बाहर हो, ठीक है, आप हॉस्पिटल से बाहर हो, यानी कि उस साइट के ऊपर हो जहाँ पे, मतलब कि उस जगह के ऊपर हो जहाँ पे अभी जो आपका जो सामने जो आपका दोस्त वगैरह है, ठीक है, आप डॉक्टर हो और आपके सामने जो आपका दोस्त है उसको स्काल्प इंजरी हो गई, उसमें स्काल्प लेसिरेशन हो गई है और वहां पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने अप्लाई करना है प्रेशर को, ठीक है, पहले तो आपने प्रेशर वगैरह अप्लाई करना है, ठीक है, ताकि वहां से जो ब्लीडिंग होगी वो स्लो हो जाए, एक बात, ठीक है। लेकिन जब आप हॉस्पिटल में चले जाते हो, हॉस्पिटल में जो डेफिनेट ट्रीटमेंट इसका होगा, ठीक है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो होगा, जो डेफिनेट ट्रीटमेंट होगा, वो क्या होगा, वो इसकी सर्जरी होगी, ठीक है, यानी कि जो आपकी सॉरी सर्जरी नहीं होगी, इसको हमने ट्रीट सिंपल वे से करना है, यानी कि इसको मतलब कि हमने जो है वो कंजर्वेटिवली, यानी कि इसको हमने कंजर्वेटिवली ट्रीट करना है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम उसकी पहले तो डीब्राइडमेंट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, हम उसकी डीब्राइडमेंट करेंगे। डीब्राइडमेंट का क्या मतलब होता है, यानी कि हम जो है उसको आपकी जो जख्म होगा उसको क्या करेंगे, उसको साफ करेंगे। डीब्राइडमेंट का मतलब होता है साफ करना जख्म को। पहले तो हम वहां पे उस जख्म को साफ करेंगे, डीब्राइडमेंट,
फिर डिब्राइडमेंट के बाद हम क्या करेंगे, हम उसकी सूचरिंग कर देंगे, ठीक है, यानी कि हम जो है वो टांके वगैरह लगा देंगे, ठीक है, यानी कि स्काल्प लेसिरेशन हुई, पहले अपने प्रेशर वगैरह अप्लाई करना है, ब्लड को रोकना है। डेफिनेट जो ट्रीटमेंट होगा आपने डिब्राइडमेंट करनी है और अपनी सूचरिंग करनी है, ठीक है, यानी कि आपने जो है वो टांके वगैरह लगाने हैं। अब सूचरिंग के लिए जो आप थ्रेड्स वगैरह यूज करते हो, जो आप थ्रेड्स यूज करते हो, जो फाइबर यूज करते हो, वो आपके सिल्क के भी हो सकते हैं और आपके नाइलॉन के भी हो सकते हैं। किसके लिए? नाइलॉन के लिए हो सकते हैं। आप सिल्क या नाइलॉन के जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, उनको आप यूज कर सकते हो। और जो आप नीडल यूज करते हो, नीडल आपको लाजमी पता होना चाहिए कि आप जो है कटिंग और जो रिवर्स कटिंग होती है, यानी कि कटिंग या फिर रिवर्स कटिंग वाली जो नीडल्स होती हैं, वो आपने इसके लिए यूज कर रही है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक पता होना चाहिए कि इसका सारे का क्या सीन होता है। आई होप सो कि आपको जो पहली स्काल्प थी उसके बारे में आपको कंप्लीट पता चल गया होगा कि इसके बारे में क्या सीन होता है। हेड की तीन काजेस थी, स्काल्प मतलब कि तीन आपके हेड ट्रोमा तीन तरह के होते हैं। स्काल्प इंजरी जो सबसे ऊपर वाला होगा आपकी इंजरी, वो स्काल्प इंजरी होगी, और उसकी आप जो 5 लेयर्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको लूज एरियुलर टिश्यू का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। फिर आपने कहना कि जब इसमें मतलब कि कोई ना कोई ट्रॉमा होता है, ठीक है, इसकी इंजरी हो जाती है, इसमें लेसिरेशन होती है, तो वहां पे ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग को आपने कैसे ठीक करना है? वहां पे पहले तो आपने प्रेशर अप्लाई करना है, ब्लीडिंग को रोकना है। फिर आपने जो है वो मतलब कि डिब्राइडमेंट करनी है, फिर सूचरिंग करनी है, सिल्क या नायलॉन के फाइबर यूज करेंगे, और कट और कटिंग जो मतलब कि सॉरी कटिंग या रिवर्स कटिंग के जो नीडल्स होंगी उनको आपने यूज करना है, ठीक है। आई होप सो कि आपको जो स्काल्प सॉरी आपकी जो आपकी स्काल्प जो थी इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अब हम आते हैं दूसरी, और दूसरी कौन सी है? वो है आपके एक तरह से स्कल फ्रैक्चर, ठीक है, कि आपकी जो स्कल होती है यानी कि जो बोन होती है उसको अगर फ्रैक्चर हो जाए तो फिर क्या सीन होता है, ठीक है, यानी कि उसको अगर फ्रैक्चर हो जाए जो दूसरी है, वहां पे क्या सीन होता है। देखो आपने याद करना है कि जो स्कल फ्रैक्चर्स है, इट ऑलवेज रिक्वायर्ड अ मेजर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। यानी कि जो स्कल फ्रैक्चर होती है, जो स्कल होती है, यानी कि जो स्कल होती है, ये एक बोन होती है, ठीक है, ये क्या है? ये आपकी एक बोन होती है। और बोन को आपके रप्चर होने के लिए, इसमें फ्रैक्चर होने के लिए आपको मिनिमल ट्रॉमा की जरूरत नहीं होती। आपको हमेशा और हमेशा बहुत अगर मैसिव ट्रॉमा होता है, उस वक्त आपको क्या होगा? उस वक्त आपको जो है वो इसकी स्कल फ्रैक्चर यानी कि इस बोन का फ्रैक्चर होगा। तो आपने कहना है कि स्काल फ्रैक्चर आर ड्यू टू मैसिव, आपके क्या हो जाएगा? आर ड्यू टू एनी क्रशिंग, ठीक है, यानी कि जो आपने कहना है कि स्काल फ्रैक्चर्स आर ड्यू टू, ठीक है, ओनली व्हेन देयर इज क्रशिंग, ठीक है, यानी कि आपने लिखना है कि जब इसको बहुत ज्यादा क्रशिंग, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा क्रशिंग और मेजर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो। मेजर आपको क्या हो? मेजर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, यानी कि क्या हो? आप जब सवियर फोर्स लगाओ, ठीक है, जब बहुत ज्यादा सवियर फोर्स हो, या आपको मेजर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, यानी उस वक्त आपको क्या होगा? उस वक्त आपको स्कल फ्रैक्चर्स होगा। मिनिमल जो आपका ट्रॉमा होता है उससे आपको स्कल फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो स्कल फ्रैक्चर्स ऑलवेज रिक्वायर्ड ए क्रशिंग और मेजर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या फिर आपकी सवियर फोर्सेस किसको रिक्वायर्ड होती है कि आपके स्कल में फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, तो ये आपने कहना है। अब ये जो स्कल फ्रैक्चर्स होते हैं, यानी कि आपकी जो बोन के जब फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये कितने होते हैं? ये आपके मेनली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके लीनियर फ्रैक्चर, ठीक है, एक होते हैं आपके लीनियर फ्रैक्चर्स, ठीक है, आपके लीनियर फ्रैक्चर्स होते हैं। और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं आपके डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके एक तरह से डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपकी स्कल फ्रैक्चर्स होती हैं इसमें दो तरह के फ्रैक्चर हो सकते हैं। एक तो होता है आपका लीनियर फ्रैक्चर्स। ये जो लीनियर फ्रैक्चर्स होते हैं ये आपके एक तरह से मिनिमल फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ये क्या होते हैं? आपके मिनिमल फ्रैक्चर्स होते हैं। इसमें आपकी जो स्कल होती है इसके अंदर जो है वो आपकी जो है वो प्रॉपर फ्रैक्चर तो हो जाता है, लेकिन जो फ्रैक्चर्स होता है वो एकदम बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत एक्सेसिव। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि जो आपकी लीनियर फ्रैक्चर्स होंगे, ये लीनियर फ्रैक्चर स्कल के ऐसे फ्रैक्चर होते हैं जिसमें आपकी जो स्कल बोन है इसमें मिनिमल फ्रैक्चर्स होते हैं, यानी कि थोड़ा सा मतलब कि वहां पे जो आपकी स्कल बोन है उसमें थोड़ा सा फ्रैक्चर्स हो जाता है। और जब इसमें थोड़ा सा फ्रैक्चर्स हो जाता है तो इसके लिए आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप इसे सर्जरी को जो है वो उसके करने की जरूरत नहीं होती। आप इसको कंजर्वेटिवली जो है वो मैनेज करते हो, यानी कि कंजर्वेटिवली इसको जो है वो ट्रीट करते हो। यानी कि आप वही करोगे, यानी कि आप डिब्राइडमेंट करोगे, ठीक है, डिब्राइडमेंट करोगे प्लस आप सूचरिंग से इसको क्या कर सकते हो? ठीक कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जो स्कल फ्रैक्चर के अंदर आपके लीनियर फ्रैक्चर्स होंगे, जो मिनिमल फ्रैक्चर्स होंगे, इसमें आपने डिब्राइडमेंट करनी है और आपने क्या करना है?
इसके अंदर जो है वो सूचना वगैरह करके आपने ठीक कर देना है। लेकिन जो मेजर आपके स्कल फ्रैक्चर होते हैं, जो मेजर स्कल फ्रैक्चर, उनको हम डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स कहते हैं, जो बहुत अंदर तक होते हैं। ये आपके मेजर आपके क्या होते हैं कि आपके बहुत सवियर किस्म के, यानी कि मेजर जो आपके फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी जो हड्डी होती है, आपकी स्कल जो हड्डी है, बोन है, इसमें अगर बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो जाए तो वो आपकी डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स आ जाता है। अब ये जो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स होता है, इसको आपने ठीक करना होता है, ठीक है। इसमें आपका जो होता है ना डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, इसमें आपको क्या होता है कि इसमें या तो आपको एपिड्यूरल, ठीक है, या तो आपको एपिड्यूरल, या तो आपको क्या होता है कि सब ड्यूरल हीमाटोमा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, जो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स होगा, इसमें आपको एपिड्यूरल और सब ड्यूरल जो हीमाटोमा होते हैं उसके होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो फिर आपने इनको जो ट्रीट करना होता है वो आपने सर्जरी से ही करना होता है, ठीक है। आपने सर्जरी से इनको जो है वो ट्रीट करना होता है। अब हम किस तरह की सर्जरी करेंगे वो डिपेंड करता है कि जो आपका हीमाटोमा होता है, जो आपका हीमाटोमा होता है, ठीक है, जो ब्लड क्लॉट है उसका कितना साइज है। तो साइज के लिहाज से जो हम सर्जरी परफॉर्म करेंगे वो मैं आपको जो मैनेजमेंट में सारा बताऊंगा। अभी तक आपको स्कल फ्रैक्चर के बारे में पता होना चाहिए, और इसके जो दो टाइप्स हैं, ठीक है, उनके बारे में पता होना चाहिए कि उनके सारे का क्या सीन होता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब जब आपके स्कल की फ्रैक्चर्स होते हैं ना, ठीक है, जब आपको स्कल फ्रैक्चर्स होता है तो आपको तीन तरह की जो है फिजिकल साइंस मिलती हैं ऑफ द स्कल फ्रैक्चर। इसको मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। अब आपने लिखना है कि फिजिकल साइन, ठीक है, फिजिकल साइंस ऑफ स्कल फ्रैक्चर, ठीक है, यानी कि जो आपका स्कल फ्रैक्चर्स होगा इसके आपको कौन कौन से फिजिकल साइंस मिलेंगे। देखो, जो आपकी स्कल होता है, ठीक है, जो आपकी हड्डी होती है, जो आपकी स्कल होता है, इसके अंदर तीन किस्म के जो है वो आपके फोसा होते हैं। यानी कि फोसा क्या है, डिप्रेशन होती हैं, कैविटीज होती हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं आपकी एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है, यानी कि तीन तरह के आपके स्कल के अंदर फोसा होते हैं। एक होता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा, एक होता है आपका मिडल, यानी कि जो दरमियान में होता है मिडल क्रेनियल फोसा होता है, ठीक है, और जो सबसे पीछे होता है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है, ठीक है। इस तरह आपने लिखना है कि यानी कि जो आपकी स्कल होती है, ठीक है, स्कल के अंदर जो होते हैं वो आपकी मेनली तीन किस्म के जो होते हैं फोसे होते हैं, यानी कि डिप्रेशन होती है। जो सबसे जो है वो फ्रंट पे होता है उसको हम कहते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा, जो मिडल में होता है उसको हम कहते हैं मिडल क्रेनियल फोसा, और जो सबसे पीछे होता है उसको हम कहते हैं आपका पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है, ठीक है। अब जब भी आपके फॉर एग्जांपल अब आपके स्कल को जो है वो सामने से, लाइक आपको जो ट्रॉमा हुआ है वो आपको फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी हुआ है, ठीक है, यानी कि आपकी जो माथा है वहां पे आपको आके किसी ने जो है वो टक्कर मारी है, ठीक है, वहां पे जो आपको कोई ना कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो आपका जो ट्रॉमा हुआ है वो सामने से हुआ है, ठीक है, फोर हेड से हुआ है। तो उसमें क्या होगा कि जो आपको एंटीरियर क्रेनियल फोसा होगा इसमें आपको फ्रैक्चर हो जाएगी। और जब आपके स्कल की जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है इसमें फ्रैक्चर हो जाएंगे तो आपके कौन कौन से साइंस और सिम्टम्स मिलेंगे। तो अब आपने लिखना है कि आपका क्या होगा, जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ठीक है, यानी कि जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, ठीक है, यानी कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, सॉरी, हाँ, एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, यानी कि अब क्या होगा, जब आपको जो है वो सामने से कोई ना कोई व्हीकल्स वगैरह या कोई ना कोई ट्रॉमा होता है, ठीक है, उसकी वजह से आपका जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा उसका फ्रैक्चर हो जाता है। जब इसका फ्रैक्चर हो जाता है तो इसमें आपने सबसे पहले याद रखना है कि इसमें कौन सी ऐसी बोन होती है जो रप्चर हो जाती है, जो फ्रैक्चर हो जाती है। तो आपने याद रखना है जो फ्रैक्चर होता है जो आपकी क्रीबरिफॉर्म प्लेट होती है, ठीक है, यानी कि आपने लिखना है कि जब आपको एंटीरियर क्रेनियल फोसा यानी कि सामने से ट्रॉमा होगा तो फ्रैक्चर होगा किसका, आपकी होती है क्रीबरिफॉर्म प्लेट, ठीक है, बरी फॉर्म प्लेट। अब क्री बरी फॉर्म प्लेट क्या होती है, देखो जो आपका है ना फोरहेड, जो आपका माथा है, और उससे उसका जो बिलियो पार्ट है, जो उसका जो है वो नीचे वाला पार्ट है, और आपकी जो आपका जो एक तरह से जो है वो नोज है, ठीक है, जो नोज की सबसे ऊपर वाली साइड है, जहां पर आपकी क्या होती है कि आपका एक तरह से वो एक बोन होती है, ठीक है, एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं क्रीबरी फॉर्म प्लेट, ठीक है, क्रीबरी फॉर्म प्लेट है, ठीक है। तो जब इसका फ्रैक्चर हो जाए तो उसकी वजह से आपको एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर होगा। आपने कहना है कि जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर होगा इसमें जो क्रीबरी फॉर्म प्लेट होगी उसका क्या हो जाएगा, उसका मेनली आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। जब इसका फ्रैक्चर हो जाएगा तो इसमें आपको कौन कौन से क्लिनिकल जो है वो सिम्टम्स मिलेंगे, कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। आपने कहना है कि इस पेशेंट को क्या होगा, इस पेशेंट को नेजल ब्लीडिंग होगी, ठीक है, यानी कि इसके जो नाक से वो खून जारी हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिस्टेक्सिस कहते हैं, एपिस्टेक्सिस कहते हैं, ठीक है, यानी कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा में करीबरी फॉर्म जो प्लेट होती है वो उसका फ्रैक्चर हो जाता है। इस पेशेंट में क्या होगा, इसके नोज से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि एपिस्टेक्सिस होंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो क्योंकि आपको जो एक तरह से हो रहा है, दूसरा आपके ब्रेन के अंदर, लाइक आपके जो हेड के अंदर जो ट्रॉमा हो रहा है,
तो इस वजह से क्या होगा कि जो आपका CSF होगा, ठीक है, यानी कि जो आपका CSF होगा, ठीक है, जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, वो आपके नाक के थ्रू आपके बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं CSF राइनोरिया, ठीक है। क्या होता है कि आपका CSF राइनोरिया होता है, ठीक है, यानी कि जो आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है, जो आपका स्कल के अंदर जो आपका CSF हमने पढ़ा था, वो क्या होगा, वो आपके एक तरह से जब एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर होगा, वो आपके नाक के थ्रू बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आपका CSF राइनोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? CSF राइनोरिया कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो आपका CSF राइनोरिया होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका CSF राइनोरिया होता है, ये भी आपका क्या होता है, यानी कि जो आपका CSF होता है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ये भी क्या है, कलरलेस वाटरी फ्लूइड है, यानी कि ये भी एक कलरलेस वाटरी फ्लूइड है। और दूसरा जो आपको वैसे नजला जुकाम होता है, उसमें जो आपका फ्लूइड आता है, उसमें जो आपका फ्लूइड आता है, वो भी क्या है, वो भी एक कलरलेस वाटरी फ्लूइड है, ऐसे ही है ना। यानी कि जो CSF है, CSF की मैंने आपको डेफिनेशन क्या लिखवाई थी, यानी कि CSF एक कलरलेस वाटरी फ्लूइड है, ठीक है। और जो आपकी दूसरा जो मतलब कि वैसे ही आपको नेजल सेक्रीशंस होती हैं, ठीक है, यानी कि आपको जो है वो नजला जुकाम लग गया है, तो उसमें जो आपकी सेक्रीशन आ रही होती है आपके नोज के थ्रू, वो भी कलरलेस वाटरी फ्लूइड होती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमने उनको डिफरेंशिएट कैसे करना है, यानी कि जो आपके नोज से जो वाटरी फ्लूइड आ रहा है, जो कलरलेस वाटरी फ्लूइड आ रहा है, वो आपकी वैसे ही नेजल सेक्रीशन है या फिर वो CSF है। आपने जो पहला इसमें जो चीज चेक करनी है, वो आपने पेशेंट को कहना है कि जो आपकी नोज के थ्रू जो आपकी सेक्रीशन आ रही है, इसको ऊपर की तरफ पिंच करो, ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ इसको मतलब कि खींचने की कोशिश करो, यानी कि पिंच करो, पीछे की तरफ एक तरह से खींचने की कोशिश करो। अगर वो पीछे की तरफ पिंच करे, पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करे, और उसका जो फ्लूइड है वो पीछे की तरफ चला जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपकी वो आपकी नेजल सेक्रीशन थी, वो क्या थी, वो आपकी नेजल सेक्रीशन थी, ठीक है, यानी कि जो आपकी नोज के थ्रू जो मतलब वैसे सेक्रीशन आ रही थी वो होती है। लेकिन अगर वो पिंच आउट करे, यानी कि पीछे की तरह उस सेक्रेशन को पिंच करे, और वो पीछे की तरफ पिंच ना हो, तो इसको ये होगा आपका CSF होगा, और ये आपका CSF राइनोरिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या आप मतलब उसको मतलब कि आप बता सकते हो कि ये आपका क्या है, कि ये आपका CSF बाहर आ रहा है, या वैसे जो आपकी नेजल की जो आपकी सेक्रीशंस हैं वो आपको बाहर आ रही हैं, ठीक है जी, आपने कहना है। दूसरा एक तो मतलब कि आपको डिफरेंशिएट करना आ गया कि आपकी नॉर्मल नेजल सेक्रीशन और CSF को आपको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। फिर दूसरा, आपकी जो नोज है वहां पे नेजल ब्लीडिंग भी हो रही होगी, ठीक है, और साथ साथ आपका CSF राइनोरिया भी आ रहा होगा। तो आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है कि इन लोगों के अंदर जो है, ये जो पेशेंट है जिसको इंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर हुआ है, इसमें वाकई CSF आ रहा है या ब्लड आ रहा है, यानी कि आप देखना चाहते हो कि इसमें जो ब्लड या आपके CSF है वो कितना आ रहा है, और वाकई आपका ब्लीडिंग हो रही है या CSF आ रहा है, या क्या सीन है। तो आप इसमें क्या करते हो, आप इसमें एक टेस्ट करते हो, उसमें आप क्या होता है कि आप एक टिश्यू पेपर लेते हो, क्या लेते हो आप, जो एक टिश्यू पेपर लेते हो, ठीक है, या उसको हम कहते हैं आपके एक तरह से ब्लोटिंग पेपर, क्या होता है, वो होता है आपके एक तरह से ब्लोटिंग पेपर होता है, एक टिश्यू पेपर होता है या आपके एक ब्लोटिंग पेपर होता है। अब जो टिश्यू पेपर या ब्लोटिंग पेपर होता है, उसमें आप क्या करते हो, जो उसके नोज से जितनी भी सक्रीशन आ रही है, चाहे वो ब्लड आ रहा है, चाहे वो CSF आ रहा है, वो आप उस टिश्यू पेपर के ऊपर जो आपका ब्लोटिंग पेपर होता है उसके ऊपर ले लेते हो। जब उसके ऊपर आप रखते हो, तो फिर क्या होता है कि ये जो आपका इसमें एक आपको साइन मिलेगा, यानी कि इसके दौरान आपको एक साइन मिलेगा, उस साइन को हम कहते हैं टारगेट साइन। क्या होता है कि आपका एक तरह से टारगेट साइन होता है, क्या होता है आपका टारगेट साइन होता है, या हम इसको कहते हैं आपका हेलो साइन। क्या होता है कि आपका एक तरह से हेलो साइन होता है, टारगेट साइन या आपका एक हेलो साइन मिलेगा। अब उस टारगेट साइन और हेलो साइन में आप क्या मिलेगा, यानी कि आपने जो आपका पेपर था उसके ऊपर आपने सारी की सारी जो नेजल सेक्रीशन थी वो रख ली, ठीक है। तो आप वहां पे डिफरेंशिएट करना चाहते हो कि इसमें ब्लीडिंग कितनी हो रही है, जब आपका जो CSF है वो कितना आ रहा है। तो आप क्या करोगे, उस पेपर के ऊपर वो सारी सेक्रेशन आपने जो है वो रख ली। आप जो है वहां पे एक साइन देखोगे उस पेपर के ऊपर, जिसको हम कहते हैं आपका टारगेट साइन, जो आपका हेलो साइन कहते हैं। अब ये जो टारगेट साइन, ये हेलो साइन होता है, ये आपको कैसे मिलेगा, ये है आपका एक तरह से हेलो साइन या टारगेट साइन। इसमें आप देखें कि जो सेंटर है, ठीक है, जो सेंटर है, इसमें क्या है कि जो सेंटर है ये आपका रेड है, तो ये आपका क्या होगा कि ये आपका ब्लड होगा, ये क्या होगा, ये होगा आपका एक तरह से ब्लड होगा। और जो साइडों पे है, ठीक है, जो साइडों पे है ये क्या है, ये आपका CSF है, ये क्या है, ये आपका CSF है, ठीक है। यानी कि इसमें आपने डिफरेंशिएट करना है कि इसमें जो है वो ब्लड ब्लीडिंग कितनी हो रही है, या वाकई ब्लड आ रहा है। दूसरा, आप क्या इसमें डिफरेंशिएट करोगे, क्या इसके अंदर CSF आ रहा है, और CSF आ रहा है तो कितना आ रहा है। तो आप जो है वो ब्लोटिंग पेपर के ऊपर ये सारी चीजें लोगे, तो आपको कौन सा साइन मिलेगा, आपको जो है वो टारगेट साइन या आपको हेलो साइन मिलेगा। तो इससे आप जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। फिर हम आगे आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि इन लोगों के अंदर फिर क्या होगा। फिर आपने कहना कि ये जो लोग होंगे इनके अंदर मजीद जो चीजें आएंगी, वो होता है इनके अंदर जो है वो
कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, यानी कि इन लोगों के अंदर कौन कौन सी क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो डैमेज हो जाती है। तो आपने याद रखना है, जब भी एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर होगा, तो इससे आप जो क्रेनियल नर्व्स होंगी, जो आपकी क्रेनियल नर्व्स होंगी 1 to 6, ठीक है, 1 to 6 जो क्रेनियल नर्व्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि आपको जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर होता है, ठीक है, तो उसमें आपकी कौन कौन सी क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाती है, तो आपने कहना 1 to 6, 1 to 6 जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो आपकी डैमेज हो जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके एंटीरियर क्रेनियल फोसा का जो एक आपके एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर हो जाएगा, और उसमें आपको जो वो साइन मिलेगा ना, वो होता है आपके एक तरह से रकून आई या आपका पांडा बियर मतलब की आई मिलती है। यानी कि आपने कहना है इसके अंदर एक चीज, एक साइन मिलता है, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसको हम कहते हैं रकून या पांडा बियर मतलब की आई होती है, ठीक है, रकून या बियर पांडा बियर आई साइन मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही आपका एमसीक्यू हो जाता है। वो पूछते हैं कि एक पेशेंट है, ठीक है, उसको आरटीओ हुआ है, ठीक है, जब उसको आरटीओ हुआ है तो उसको मतलब कि उसकी जब हमने आंखें देखी हैं तो उसके ऊपर क्या था, हमें वहां पे रकून आई या पांडा बियर आई मिली है। तो इसमें कौन सा क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर होगा, तो आपने कहना एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर होगा। देखो इसमें क्या होता है कि जब आपको जो है वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर होता है, तो जो आपकी सब एपिन्यूरोटिक स्पेस है, ठीक है, जो आपकी सब एपिन्यूरोटिक स्पेस है, ठीक है, जो हम ने पढ़ी है, जो सब एपिन्यूरोटिक स्पेस है, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। जब उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो ये जो सारे का सारा जो ब्लड होता है, ये जो आपकी आई के अंदर मतलब कि आपकी जो आंखें होगी, उनके इर्द गिर्द जो सब एपिन्यूरोटिक स्पेस होगी, वहां पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। जब वहां पे, क्योंकि वहां पे जो करीबरी फॉर्म प्लेट है वो आपकी उस मतलब कि आंखों के करीब ही है ना, ठीक है, यानी कि आपके नाक और आपकी जो आंखें हैं उसके करीब ही है, जो वो फ्रैक्चर हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा कि वो सारी की सारी जो ब्लीडिंग होगी वो आपकी सब एपिन्यूरोटिक जो स्पेस होगी उसमें इकट्ठी हो जाएगी। जब वो सब एपिन्यूरोटिक स्पेस में इकट्ठी हो जाती है, तो ये आपकी आंखों को जो है वो ब्लूइश कर देती है, या तो कभी कभार ब्लूइश कर देती है या ब्लैकिश कर देती है, आपको इस तरह के साइंस मिलते हैं। और जब आपकी आई जो होती है, जो आंखें होती हैं, वो ब्लूइश या ब्लैकिश मिलती है, तो उसको हम कहते हैं रकून आई या पांडा बियर साइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और ये आपके एंटीरियर क्रेनियल फोसा के फ्रैक्चर में मिलता है। अब इसकी ये चीजें देखें, जो सबसे ऊपर वाली दोनों पिक्चर है, ठीक है, इसमें आप देखें कि इसमें जो पेशेंट है, ठीक है, यानी कि इसमें जो छोटा बच्चा है, इसकी आप आंखें देखें, इसमें क्या है कि ये इसमें क्या, ये आपकी ब्लैकिश या आपकी एक तरह से ब्लूइश लग रही है, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं आपके एक तरह से रकून आई कहते हैं। इनकी आंखें देखें, और ये जो आपका पांडा है, ठीक है, तो इसकी आंखें देखें, ये इस तरह लग रहा होता है। तो इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं आपकी एक तरह से रकून आई या पांडा बियर आई। जो पांडा बियर जो आई होती है वो हमें एक साइन मिलता है, ठीक है। अब ये जो रकून आई होती है ना, ये जो आपकी रकून आई होती है, ये हम आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम होगा, एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जो बच्चों में एक आपका ट्यूमर होता है, जिसको हम कहते हैं आपका एक तरह से न्यूरोब्लास्टोमा। कौन सा, आपका न्यूरोब्लास्टोमा जो होता है, उस न्यूरोब्लास्टोमा में भी आपका जो बच्चा होता है, वो 5 साल से कम जो बच्चा होता है ना, उसमें आपका न्यूरोब्लास्टोमा होता है, जो फ्यू क्रोमोसाइटोमा जो बच्चा आपके बड़ों में होता है। अब जो न्यूरोब्लास्टोमा होता है उसमें भी हम आपकी रकून आई देखते हैं, ठीक है, रकून आई देखते हैं। ये भी आपने याद रखना है कि आपको और भी पूछ सकते हैं कि रकून आई हम और कहाँ पे देखते हैं। तो आपने, क्योंकि ये बच्चा मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि इससे आपको याद हो जाएगा कि हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे कि जो आपकी एक तरह से होता है ना दूसरा न्यूरोब्लास्टोमा, उस न्यूरोब्लास्टोमा में भी हम बच्चे में रकून आई देखते हैं, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपका आता है कि हम जो रकून आई या पांडा बियर आई जो है वो कौन से ऐसे फोसा के फ्रैक्चर होने में देखते हैं, वो होता है आपका एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब इसमें और कौन कौन से मतलब कि इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें मिलती हैं, ठीक है। इसमें एपिस्टेक्सिस मैंने आपको बता दिया, आपका जो है वो सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया। और मतलब कि इसमें जो सीएसएफ होता है, ठीक है, सीएसएफ को चेक करने के लिए हम जो और भी लाइक बायोकेमिकल जो टेस्ट करेंगे, वो बीटा टू ट्रांसफेरिन वगैरह चेक कर लेंगे, ये सारी चीजें हम उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं कि अब जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा होता है, इसके फ्रैक्चर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइंस मिलते हैं, ये आपने इसके अंदर लाजमी और लाजमी याद कर लेने हैं। अगर इसके जो आपकी क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स को आपने लाजमी याद रखना है। और जो आपकी रकून आई होती है इसको आपने लाजमी याद रखना है। और जब आपकी क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं इनके आपने फंक्शन याद रखने हैं। और जब इनके फंक्शन जो होगी वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर में जो है वो मतलब कि इम्पेयर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो उसकी वजह से आपको जो है वो उस नर्व के रिलेटेड साइंस और सिम्टम्स मिलेंगे। तो आपने खुद इस चीज को वहां से रिलेट कर लेना है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब हम आते हैं आगे, और फिर क्या होता है कि आपका जो होता है ना लाइक ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर था।
अब हम आते हैं और आपकी जो मिडल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर उसके ऊपर आते हैं, उसमें क्या सीन होता है कि आपको जो मिडल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर है, ठीक है, जो दरमियान में आपकी डिप्रेशन है, मिडल क्रेनियल फोसा जो है उसका अगर फ्रैक्चर हो जाए तो फिर आपको कौन कौन से साइंस और सिम्टम्स मिलेंगे। आपने याद रखना है कि जो मिडल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर होता है, मिडल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर होता है, इसमें कौन सी ऐसी जो मतलब कि बोन होती है जो रप्चर हो जाती है, जो फ्रैक्चर हो जाती है, तो आपने कहना है कि इसमें क्या होता है कि फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर किस जो फ्रैक्चर किस चीज को होता है, जो पीटरस पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि पीटरस पार्ट ऑफ पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है, यानी कि जो आपके कानों के पीछे जो टेम्पोरल बोन होती है, ठीक है, जो आपके कानों के पीछे जो टेम्पोरल बोन होती है उसका एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं पीटरस पार्ट। उस पीटरस पार्ट का क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, यानी कि क्योंकि ये बहुत ही नाजुक पार्ट होता है इसका टेम्पोरल बोन का, तो इसकी वजह से आपने कहना है कि जो मिडल फोसा फ्रैक्चर है, मिडल फोसा फ्रैक्चर में आपको क्या हो जाएगा कि आपको जो टेम्पोरल बोन का जो पीटरस पार्ट है इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब इन लोगों में क्या होगा, इन लोगों में कौन कौन से क्लिनिकल्स जो है वो फीचर्स मिलेंगे, ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये जो लोग होंगे, ये जो पेशेंट होंगे, इनमें क्या होगा कि ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर्स, ठीक है, यानी कि ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर, इनके कानों से जो है वो खून आ जाएगा, लेकिन जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा था उसमें आपके नेजल ब्लीडिंग हो रही थी, वहां पे आपको एपिस्टेक्सिस हो रहा था। ये लेकिन याद रखें जो मिडल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर होगा इसमें आपके कानों से ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर होगा, ठीक है, जिसको हम आपका मतलब कि इसको हम मतलब कि हीमोटेम्पेनम कहते हैं, अगर आप याद करना चाहते हैं, ये आपको उसका पोर्शन मतलब कि वहां से उठाया है, जो कि ओटोलॉजी थी, मतलब वहां से उठाया है, जिसको हम एक टर्म बोलते हैं, इसको हम कहते हैं हीमोटेम्पेनम, ठीक है, हीमोटेम्पेनम, ठीक है, यानी कि क्या होता है कि जो अब ब्लीडिंग हो रही है आपके ईयर से उसको हम कहते हैं हीमोटेम्पेनम कहते हैं, ठीक है, तो ये आपने लिखना है। फिर उन लोगों में क्या होता है, दूसरा इन लोगों में क्या होता है कि जो आपका सी एस एफ होता है, ठीक है, जो आपका सी एस एफ होता है वो इनके कानों से बाहर आता है, जिसको हम कहते हैं सी एस एफ ओटोरिया, क्या कहते हैं इनको, हम कहते हैं सी एस एफ ओटोरिया कहते हैं, ठीक है, और उसमें आपका सी एस एफ राइनोरिया हो रहा था, क्या हो रहा था वहां पे, सी एस एफ राइनोरिया हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सी एस एफ ओटोरिया हो रहा है, यानी कि आपके कानों से आपका सी एस एफ जो होगा वो बाहर आएगा, ठीक है, लेकिन इन लोगों के अंदर एक और चीज होती है, इन लोगों के अंदर जो वो पैराडोक्सिकल क्या होता है, इन लोगों के अंदर पैराडोक्सिकल राइनोरिया भी हो सकता है, पैराडोक्सिकल राइनोरिया भी हो सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है, देखो, आपका जो सी एस एफ राइनोरिया होता है ना, ठीक है, सी एस एफ राइनोरिया, इसके पैराडॉक्सिकल राइनोरिया में आपका सी एस एफ आएगा। जो आपका राइनोरिया होता है, जो सी एस एफ राइनोरिया होता है, वो आपके एंटीरियर क्रेनियल फोसा का जब फ्रैक्चर होता है उसका मतलब के फीचर है, ठीक है, लेकिन जब आपके मिडल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर होगा तो इसमें भी आपको सी एस एफ राइनोरिया, यानी कि आपके नोज से सी एस एफ आएगा, और ये पैराडॉक्सिकल, यानी कि ये मतलब कि उलट हो रहा है, ठीक है, इसको वहां पे होना तो नहीं चाहिए यहाँ पर, यानी कि आपके मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर, लेकिन ये यहाँ पर फिर भी है, लेकिन इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये जब हम ओटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें ये आपका कॉन्सेप्ट आता है। इसमें होता कुछ यूं है कि जब आपका मतलब कि जब आपका जो मिडल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका सी एस एफ होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका सी एस एफ होता है वो सारे का सारा जो सी एस एफ होता है ये आपकी जो मिडल ईयर होता है, ठीक है, उस मिडल ईयर के अंदर अकोमुलेट हो जाता है, सी एस एफ अकोमुलेट हो जाता है किसके अंदर, आपका जो मिडल ईयर होता है, ठीक है, जो आपका दरमियान वाला ईयर होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, अकोमुलेट हो जाता है। यानी कि जब आपको मिडल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर होगा, ठीक है, आपके क्या होगा, आपके कानों से क्या होगा, वो सी एस एफ आएगा, जिसको हम सी एस एफ ऑटोरिया कहते हैं। लेकिन कुछ जो आपका सी एस एफ होगा वो आपके मिडल ईयर, जो आपका मिडल ईयर होगा उसके अंदर अकोमुलेट हो जाएगा, उसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। फिर क्या होगा कि अब जब हम पढ़ेंगे आपकी ऑटोलॉजी, वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है, जो आपका मिडल ईयर होता है ना, ये एक कैविटी की तरह होता है, ये इस तरह होता है, ठीक है, अब क्या होता है कि इसके आगे तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, एयर ड्रम होता है, और इसके पीछे क्या होती है कि आपकी यूटिशन ट्यूब होती है, इस तरह एक यूटिशन ट्यूब निकल रही होती है, ठीक है, यानी कि एक यूटिशन ट्यूब होती है, और ये जो यूटिशन ट्यूब होती है ना, ये आपके नेजोफेरेंक्स, ठीक है, जो आपका नेजोफेरेंक्स होता है, ठीक है, जो आपका नोज और फेरेंक्स होता है वहां पे आके एक तरह से ओपन हो रही होती है, ठीक है, यानी कि जो आपका नेजोफेरेंक्स होता है वहां पे आपकी एक तरह से ओपन हो रही होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो मिडल एयर होता है, यानी कि जो मिडल एयर होता है ये आपके नेजो फेरिंग्स का मतलब कि इसका जो कनेक्शन होता है वो नेजो फेरिंग आपके नोज और फेरिंग्स के साथ भी होता है। कौन सी ट्यूब की मदद से, यूटेशन ट्यूब की मदद से। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अब आपके इस सी एस एफ, जो आपका सी एस एफ है वो मिडल एयर के अंदर बहुत ज्यादा अकोमुलेट हो रहा है, तो यही जो सी एस एफ होगा ये आपकी यूटेशन ट्यूब के थ्रू आपके कहाँ पे आ जाएगा, आपके नोज के अंदर आ जाएगा। जब नोज के अंदर आ जाएगा तो यही जो सी एस एफ होगा
ये आपके नोज के थ्रू बाहर आएगा, तो इसको हम कहेंगे आपका CSF राइनोरिया, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, आपका एक तरह CSF राइनोरिया कहेंगे, ठीक है। तो इसको आपने लिखना है कि CSF अकोमुलेट हो जाएगा किसके अंदर, आपके मिडल ईयर के अंदर। फिर क्या होगा कि ये वहां से ट्रेवल करेगा, आपके मिडल ईयर से ट्रेवल करेगा डाउन, ठीक है, मिडल ट्रेवल करेगा डाउन थ्रू यूटिशियन ट्यूब, ठीक है, यानी कि जो आपकी यूटेशन ट्यूब होगी उसकी मदद से मतलब कि नीचे की तरफ आ जाएगा और आपके नोज के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम इसको कहते हैं पैराडॉक्सिकल राइनोरिया कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर कहना है। इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट फीचर हमने मतलब कि ब्लीडिंग होगी, आपकी एयर से CSF अटोरी होगा और पैराडॉक्सिकल राइनोरिया होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। फिर आपने याद रखना है कि ये जो मतलब कि जब मिडल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर होगा, इसमें कौन सी क्रेनियल नर्व डैमेज होती है, तो आपने याद रखना है कि इसके अंदर 7 और 8, ठीक है, यानी कि जो 7 एंड 8 नर्व्स होती हैं ये आपकी इसके अंदर डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। अब इस ये जो मतलब कि यहाँ पे एक मतलब कि कॉन्सेप्ट है मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर, इसमें हम देखते हैं बैटल साइन, ठीक है, बैटल साइन देखते हैं। देखो ऊपर हमने देखा था, आपका कौन सा साइन हमने देखा था, हमने वहां पे एक था पांडा बियर जो आपकी रकून आई देखी थी, ऐसा ही है ना। लेकिन ये जो लोग होंगे इनके अंदर हम देखेंगे बैटल साइन, क्या होगा आपको जो बैटल साइन देखोगे। देखो ये जो आपका बैटल साइन है ना, इस ये आपकी डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट होता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि जो आपका बैटल साइंस होता है ये आपका डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट होता है। हेलो, आपको वॉइस आ रही है? अच्छा, सही, सही हो गया। तो आपने कहना है कि ये जो बैटल साइंस होता है, ठीक है, ये डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट से क्या मुराद है, देखो कुछ बुक्स लिखती हैं, जो आपकी कुछ बुक्स होती हैं वो लिखती हैं कि ये जो आपका बैटल साइंस होता है ना, ठीक है, ये आपके पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर हम देखते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है उसके अंदर देखते हैं। लेकिन कुछ बुक्स आपकी लिखनी है कि ये जो बैटल साइन होता है ये हम जब आपके मिडल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर होता है उसमें हम देखते हैं। अब इस बैटल साइन में क्या होता है, मैं आपको वहां पे पिक्चर दिखाता हूँ फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। देखो इस बैटल साइन में क्या होता है कि जो आपका पेशेंट होता है, ठीक है, यानी कि जो पेशेंट होता है उसका जो मतलब कि जो एयर होता है उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे मतलब कि आपकी इस तरह जो है वो मतलब कि एक मतलब कि आपको ब्रूजिंग होती है, ठीक है, क्या होती है, ब्रूजिंग होती है इस तरह की। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आपका बैटल साइन कहते हैं, क्या कहते हैं, बैटल साइन कहते हैं। अब जो कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो बैटल साइन होता है ये कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर में मिलता है, और आपकी जो कुछ बुक्स लिखती हैं ये आपके मिडल क्रेनियल फोसा में आपको जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन आपका जो वहाँ पे जो डोगर की बुक है यहाँ पे उसने जो है वो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर लिखा हुआ है। तो आपने सिर्फ आपकी जो आपका बैटल साइन है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो होगा, ठीक है, जो आपका मतलब कि होगा ना आपका मेस्टोइड एरिया, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि क्या होती है, आपकी एक टेम्पोरल बोन होती है, फिर यहाँ पे आपकी मेस्टोइड आपकी बोन होती है, ठीक है। जो आपका मेस्टोइड बोन होगी, जो मेस्टोइड एरिया होगा वहां पे आपको ब्रूजिंग मिलेगी, इनके अंदर ब्रूजिंग मिलेगी, यानी कि वहां पे आपको जो है वो आपकी जो है वो सुपरफिशियली आपको ब्लीडिंग मिलेगी इस तरह का। तो इसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से बैटल साइन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है कि हम बैटल साइन किस में देखते हैं। आपने कहना है कि हम मेनली तो इसको जो है वो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर में देखते हैं, लेकिन आपने कहना है इसको मिडल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका बैटल साइन, कि बैटल साइन का क्या सीन होता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको बैटल साइन का भी पता चल गया होगा कि आपके बैटल साइन का क्या सीन होता है, ठीक है। तो इसके में आपने ये याद रखना कि इसका ये सारी चीजें होती हैं कि मिडल क्रेनियल फोसा में कौन सा पार्ट डैमेज हो जाता है, कौन सी बोन डैमेज हो जाती है, और इसमें कौन कौन से आप इंपॉर्टेंट्स जो है वो मतलब कि वहाँ पे आप देखते हो, क्लिनिकल फीचर देखते हो, ठीक है। फिर आपने कहना है कि इसका जो तीसरा होता है वो होता है आपका पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, कौन सा होता है, वो होता है आपका एक तरह से पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, जो आपका पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। यानी कि अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, ठीक है, उसको मतलब कि पीछे से, यानी कि पीछे से उसको मतलब कि कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, यानी कि उसके जो बैक साइड है वहां पे उसको किसी व्हीकल वगैरह ने आके जो है वो मतलब कि एक्सीडेंट किया है, और उसका जो आपका जो एक तरह से आप कह सकते हैं हाइंड ब्रेन है, उस हाइंड ब्रेन के पास उसको जो है वो इंजरी हुई है। तो उसमें आपका क्या होगा कि जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होगा, जो पोस्टीरियर पे आपकी जो एक तरह से डिप्रेशन होगी उसका फ्रैक्चर हो जाएगा। जब आपको पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में फ्रैक्चर होगा तो इसमें आपने याद रखना है कि कौन सी बोन डैमेज होगी। तो आपने कहना जो आपकी ऑक्सीपिटल बोन होगी, आपको पता है जो आपकी ऑक्सीपिटल बोन होती है वो पीछे की तरफ होती है, तो ऑक्सीपिटल जो बोन होती है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, उसका आपको फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, पहली बात। दूसरा आपने कहना है कि इन लोगों में क्या होता है, इन लोगों में जो होता है ना आपका जो क्रेनियल नर्व्स, कौन सी क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाती हैं,
तो आपने कहना है कि जो आपकी क्रेनियल नर्व्स जो आती है 9 to 12, ठीक है, यानी कि आप जो 9 to 12 जो आपकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो आपकी एक तरह से डैमेज हो जाती हैं। अब ये जो लोग होते हैं इनके अंदर भी जो आपके एक तरह से आपकी जो आपका ऑक्सीपिटल रीजन है, ठीक है, ऑक्सीपिटल रीजन जो आपके मेस्टोइड रीजन, ठीक है, यानी कि इन लोगों के अंदर जो है वो मेस्टोइड रीजन प्लस आपका जो होगा आपका मेस्टोइड रीजन प्लस जो होगा आपका एक तरह से ऑक्सीपिटल रीजन, ठीक है, ऑक्सीपिटल रीजन होगा। इनके अंदर हम ब्रूजिंग देखेंगे और उसको हम कहते हैं आपका बैटल साइन। तो हम पोस्टीरियर जो क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर होगा इसके अंदर भी हम बैटल साइन देख सकते हैं, और ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। तो आपने इसको मतलब कि कवर कर लेना है, इसमें सारी जितनी भी चीजें आती हैं आपने इसको लाजमी और लाजमी देख लेना होता है कि इसका सारे का क्या सीन होता है। कि जो आपकी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर होता है ये आपकी पोस्टीरियर साइड पे होता है, ऑक्सीपिटल एरिया पे होता है, और उसमें हम जो है वो आपकी बैटल साइन देखते हैं, और उसमें हम कौन कौन सी क्रेनियल नर्व डैमेज होती है तो वो आपने याद कर लेना है, और आपने उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने क्लिनिकल फीचर याद कर लेने हैं कि इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, ठीक है। तो ये आपका था मतलब कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, और आपका जो होता है आपका मिडल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब इसके अंदर जो है वो आपका दूसरी आपकी इसके अंदर जो है वो आपकी जो करेनियल नर्व नंबर 6 है ना वो भी डैमेज हो जाती है अक्सर, क्योंकि वो लॉन्ग होती है, तो इस वजह से आपने इसको देख लेना होता है। फिर आते हैं इनकी मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है, कि मतलब कि आपकी जो फोसा होते हैं इनके अंदर फ्रैक्चर हो जाए तो हमने इनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपकी मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि हमने इसको कैसे ट्रीट करना है, इसको कैसे हैंडल करना है। देखो, पहली बात कि ये जो आपके मतलब कि तीनों चीजें आपको पता चल गई कि उसमें मतलब कि किस किस मतलब के फीचर के साथ आपके पास आएगा, क्लिनिकल फीचर आपको पता चल गया। अब हम आते हैं यानी कि उसका हमने एक तो मैनेजमेंट में क्या आएगा, हमने उसका वो कैसे उसको डायग्नोज करना है, हमने डायग्नोज पढ़ना है, फिर हमने उसका ट्रीटमेंट पढ़ना है कि हमने उसको डायग्नोज कैसे करना है, हमने उसको क्या करना है, ट्रीट कैसे करना है। याद रखेंगे जब भी आपके जो है वो कोई भी आपके पास पेशेंट आता है, ठीक है, जब भी आपको जो है वो हेड ट्रॉमा के साथ कोई भी पेशेंट आएगा तो आपने मैनेजमेंट कैसे स्टार्ट करनी, आपने जो है वो एटलस की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। जो आपकी एटलस की गाइडलाइंस होती है उनको आपने फॉलो करना है। अब इसमें क्या आ जाता है, देखो इसमें क्या आता है कि इसमें आपने मेनली जो है वो तीन मतलब कि आपकी जो है वो आपने क्या याद करना है, A B C D E, ठीक है, यानी कि ये उसकी गाइडलाइंस, यानी कि ABCDE, इन इन चीजों को आपने क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। अब इन चीजों का मतलब कि क्या मतलब है कि ABCD जो आपकी एटलस की गाइडलाइंस है इसके सारे के मतलब ये, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ये मतलब कि ये वाली पढ़ लेते हैं जो गाइडलाइंस वगैरह हैं। देखो जो आपकी ABCD है ना इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका इसमें पहले आपने देखना होता है एयरवे, ठीक है, यानी कि आपने क्या देखना होता है, एयरवे, ठीक है, यानी कि आपने सबसे पहले पेशेंट के अंदर देखना होता है कि उसकी जो एयरवे है वो सही है या नहीं, यानी कि उसको सांस वगैरह लेने में कोई मसला तो नहीं है, ठीक है, यानी कि उसको जो सांस वगैरह सही आ रहा है ये आपने पहले देखना होता है। एयरवे को आपने चेक करना होता है, यानी कि आपने जो है वो उसके साथ कोई ना कोई बात करनी है, ठीक है, मतलब आपने पूछना है कि भाई आप ठीक है नहीं ठीक, क्या सीन है। अगर वो आपके साथ बातें कर रहा है, कुछ ना कुछ बातें कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर जो है वो मतलब कि मतलब उसकी जो एयरवे का पाथवे है, यानी कि उसको जो सांस वगैरह लेने में कोई मतलब कि मुश्किल नहीं है, ठीक है, तो उसका जो एयरवे पाथवे है वो सही है, ठीक है। पहले आपने एयरवे चेक करना है। दूसरी आपने क्या चेक करनी है, दूसरी आपने उसके अंदर ब्रीदिंग चेक करनी है, ठीक है, यानी कि आपने सांस वगैरह लेने का जो प्रोसेस होगा वो आपने चेक करनी है कि ब्रीदिंग वगैरह उसकी सही है या नहीं है, ठीक है। तो आपने जो है वो उसकी जो है वो जो उसका होते हैं लाइक पाँव वगैरह जो उसके पाँव होते हैं वहां पे खड़ा हो जाना है, उसकी चेस्ट के ऊपर देखना है, ठीक है, तो उसकी जो ब्रीदिंग वगैरह वो सही आ रही है या नहीं आ रही है, ये आपने कहना है। फिर तीसरे नंबर पे आपने सर्कुलेशन चेक करनी है, ठीक है, यानी कि आपने उसका हार्ट रेट चेक करना है, आपने उसके जो वो पल्स प्रेशर वगैरह आपने चेक करना है कि वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। फिर आपने जो है उसकी जो है वो डिसएबिलिटी चेक करनी है, डिसएबिलिटी, यानी कि आपने देखना है कि यानी कि इस आपके हेड के अलावा कहीं और तो इसको फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, यानी कि ये मतलब कि कोई ना कोई इसका कोई जॉइंट्स वगैरह कोई और तो हड्डी वगैरह तो नहीं टूट गई, ये आपने देखना होता है। फिर आपने जो है उसको एक्सपोज करना होता है, ठीक है, एक्सपोज, यानी कि एक्सपोज से क्या मतलब होता है, यानी कि आपने जो है वो पेशेंट से इजाजत लेनी होती है कि हाँ, अब आपने क्या करना है कि जो आपके जो सारे का सारा आपका जिस्म है ना उसको एक्सपोज करो। इसका ये फायदा होगा कि आप उसको देख सको कि आपका उसका क्योंकि उसका मतलब कि आरटीओ हुआ है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको ब्रेन के अंदर तो इंजरी हो चुकी है, ब्रेन के अंदर तो ट्रॉमा तो हो चुका है, लेकिन आया कि उसके दूसरे जिस्म के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि उसके पेट के अंदर कोई ना कोई लेसिरेशन तो नहीं हुई, उसका जो एक तरह से नी जॉइंट में कोई ना कोई मसला तो नहीं है, तो आपने उसको एक्सपोज करना है, तो उससे आपने जो है वो देख लेना होता है कि इसमें सारा क्या मतलब सीन होता है मैनेजमेंट में। सबसे पहले आपने एटलस की गाइडलाइन जो है उनको फॉलो करना है, आपने ABCDE चेक करना है, ठीक है,
एयरवे वगैरह आपने कैसे चेक करना है, आपने उसके साथ बातें करनी है, अगर वो आपकी बातों का कुछ ना कुछ रिप्लाई दे रहा है, चाहे वो आपको गालियां भी दे रहा है, तो इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि इसकी जो एयर वे का प्रोसेस है वो सही है। ठीक है, अब फिर आपने जो उसकी चेस्ट वगैरह को देखना है, वहां पे अपनी ब्रीदिंग देखनी है, फिर सर्कुलेशन वगैरह देखनी है, हार्ट रेट वगैरह को देखना है, डिसेबिलिटी देखनी है, और आपको एक्सपोज करके उसके जो दूसरे एरिया उसको आपने देखना है कि इसका सारा क्या सीन होता है। ठीक है, और ये मतलब कि आपकी यहाँ तक था। फिर आपने जो है वो इसके अंदर जो वो दूसरा सारा क्या चीज करनी होती है वो मैं आपको जो हाँ मतलब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर कल से हम जो इसकी सर्जरी वगैरह के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर आपने जो दूसरा करना होता है, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने क्या करना होता है, आपने इसको प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देनी होती है, प्रोफाइलैक्टिक। ठीक है, आपने क्या करना होता है, इसको एंटीबायोटिक्स वगैरह देनी होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये इसमें ट्रॉमा वगैरह हो रहा है, तो इसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो आपने इसको जो है वो एंटीबायोटिक्स जो है वो देना होती है। स्पेशली जो आपकी थर्ड जनरेशन जो आते हैं, थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक जो होती हैं जिसको आप सिफेलोसोप्रीन कहते हैं, आपको पता है ना सिफेलोसोप्रीन जो होती हैं, ठीक है, सिफेलोसोप्रीन आपने इनको देनी है, जो आपकी थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक्स होती है। ठीक है, ये आपने इनको देनी है। फिर आपने जो है वो इनका क्या करना है, आपने जो है वो इनका जो है वो नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करवाना है। ठीक है, नॉन कॉन्ट्रास्ट आपने सीटी स्कैन करवा लेना है हेड का। ठीक है, आपका नॉन कॉन्ट्रास्ट एनसीसीटी यानी कि नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करवा लेना, और ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपका जो हेड ट्रॉमा होता है, अगर आपके पास एक पेशेंट आ जाए जिसका हेड ट्रॉमा हो जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो आपने कहना एनसीसीटी होता है। ठीक है, तो इसमें आपको जो प्रॉपर पता चल जाएगा कि इस जो पेशेंट होता है इसमें कहाँ पे लेसिरेशन हो रही है, कहाँ पे हीमाटोमा वगैरह बन रहे हैं, या कौन सा एरिया जो है वो डैमेज हो चुका है, ये आपने क्या करना है इसके अंदर। अब डिपेंडिंग ऑन मतलब कि आपने एनसीसीटी किया, फिर आपने सर्जरी करनी होती है, वो अब आप कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, लेकिन आपने इसके अंदर एक पॉइंट याद करना है, डू नॉट पोक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, डू नॉट पैक। ठीक है, डू नॉट पैक द नोज। ठीक है, नोज और एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, अब क्या है कि उसका जो पेशेंट है, ठीक है, जो आपका पेशेंट है, ठीक है, जो आपका पेशेंट है इसमें क्या होता है, जो आपका पेशेंट है इसके नोज से और इसके कानों से, यानी कि इसके नाक से और इसके कानों से क्या आ रहा है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसको सीएसएफ वगैरह जो है वो बाहर आ रहा है। लेकिन आप क्या करते हो, आप जो है उसके उस ब्लीडिंग वगैरह को रोकने के लिए आप उसके जो नाक है, ठीक है, नाक है या उसके जो है वो कान है, वहां पे कोई ना कोई रुई वगैरह डाल देते हो, यानी कि कोई ना कोई कपड़ा वगैरह डाल देते हो, ताकि उसकी जो बाहर ब्लीडिंग आ रही है उस ब्लीडिंग को रोका जा सके। लेकिन आपने ऐसा कभी भी नहीं करना। ठीक है, यानी कि एक पेशेंट आपके पास आता है, उसको हेड ट्रॉमा होता है, तो उसके अगर नोज से, उसके उसके नाक से या उसके कान से ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने कभी भी उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसमें रुई वगैरह या कपड़ा वगैरह नहीं देना। क्यों नहीं देना, क्योंकि अगर आप जो है वो कपड़ा वगैरह दोगे, रुई वगैरह दोगे उसको रोकने के लिए, तो ये सारी की सारी जो ब्लीडिंग होगी, ये सारे के सारे जो ब्लड वगैरह होगा, ये आपके मतलब कि उस आपके ब्रेन के अंदर, या आपकी मतलब कि आपके कानों के अंदर, या आपके एक तरह से जो आपके नोज होगा उसके अंदर अकोमुलेट हो जाएगा। ये फिर पीछे की तरफ जब वो चला जाएगा, आपके ब्रेन के अंदर चला जाएगा। जब ये सारे के सारा ब्लड जो होगा ये आपके ब्रेन के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, तो ये वहां पे क्लॉट बना देगा। जब ये वहां पे क्लॉट बना देगा, तो आपको वहां पर थ्रोम्बस वगैरह हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब ये आपका बहुत ज्यादा ब्लड वहां पे चला जाएगा, तो ये वहां पे एन एरोबिक कंडीशन क्रिएट कर देगा। क्या करवा देगा, एन एरोबिक इन्वायरमेंट जो होगा वो क्रिएट करवा देगा। जब एन एरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट करवा देगा, तो आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है नॉर्मल फ्लोरा ऐसे हैं जो एन एरोबिक की नेचर है। ठीक है, एन एरोबिक की नेचर है, तो जब एन एरोबिक की नेचर है, तो वो पेशेंट, वो जो आपकी एक तरह से फ्लोरा होंगे, वो बैक्टीरिया होंगे, वो अब दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। जब वो एक्टिव हो जाएंगे, तो वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आपने इसके अंदर याद रख लेना है कि उसके आपने कभी भी उसके जो नोज से ब्लीडिंग हो रही है या कानों से ब्लीडिंग हो रही है, आपने उसको रोकना नहीं है। वो खुद ही मतलब कि रुक जाएगी। ठीक है, मतलब कि कुछ देर बाद जो होगी वो आपकी खुद ही रुक जाएगी। लेकिन आप अगर उसको रोकने के लिए कुछ ऐसा करते हो, तो वो सारे का सारा जो ब्लड होगा, एक तो वहाँ पे क्लॉट बना देगा, और दूसरे वहाँ पे जो एन एरोबिक जो इन्वायरमेंट क्रिएट करके जो एन एरोबिक बैक्टीरिया होगा वो ग्रो करेंगे, और आपको जो है वो वहाँ पे नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे सारा चीज होती है। और दूसरा जो है उसने लिखा हुआ है कि जो आपकी एनजी ट्यूब होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने इसके साथ रिलेट किया है आपका एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर पर। देखो, आप जो है वो एनजी ट्यूब पास करते हो, एनजी ट्यूब, देखो आपको पता है कि आपने नॉर्मल लाइफ में सुना होगा कि उसको जो है वो खुराक की नाली डली हुई है, या उसको जो है वो छोटे पेशाब की नाली वगैरह उसको डली हुई है। जो छोटे पेशाब की नाली होती है उसको हम फोली कहते हैं। क्या कहते हैं, फोली कहते हैं। जबकि जो खुराक वाली नाली होती है उसको हम आपको नेजो गैस आपको जो होती है नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में आपके जो है वो क्या कहते हैं, आपके एनजी ट्यूब कहते हैं। अब हम इसको नोज से, आपके नाक से आपके मैदे तक लेकर जाते हैं। ठीक है, आपके नाक से आपके मैदे तक जो है वो लेकर जाते हैं।
अभी रिपीट करता हूँ लास्ट पे। हम क्या करते हैं, उसको नोज से आपके मैदे तक लेकर जाते हैं, ताकि उसको जो है वो प्रॉपर जो कैलोरी वगैरह होती है वो हम मेंटेन कर सकें। लेकिन देखो, एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर में क्या हो रहा होता है, आपको CSF राइनोरिया हो रहा होता है, यानी कि वहां से आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपके नाक से सारी चीजें हो रही होती हैं। फिर मैंने आपको बताया था, आपने मैंने आपको बताया कि आपने जो है वो नोज, आपकी जो नेजल पैकिंग होती है वो अपने यानी कि पैक वगैरह जो है, यानी कि डू नॉट पैक जो है, आपने नोज और आपके जो कान होते हैं उनको आपने पैक नहीं करना, ठीक है। अब वो सारे क्यों नहीं पैक करना वो मैंने आपको बता दिया। जब आप एनजी ट्यूब पास करोगे, जब आप एनजी ट्यूब पास करोगे, तो ये क्या करेगा, उसको वहां पे जो है वो ब्लीडिंग हो रही थी उसको इंटरफेयर करेगा। जब इंटरफेयर करेगा तो आपको जितनी भी मैंने आपको सिचुएशन बताई थी वो क्रिएट हो जाएगी। तो आपने कभी भी इन लोगों के अंदर एनजी ट्यूब पास नहीं करनी, ठीक है, एनजी ट्यूब आपने पास नहीं करनी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको ये बताया था कि आपका क्या होता है कि जो आपका एनसीसीटी होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका एनसीसीटी होता है, आपका नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन आप करवाते हो इन लोगों के अंदर। अब इसके अंदर जो है वो आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। इसके अंदर हम देखते हैं कि आपका जो हीमाटोमा बना है, ठीक है, आपको मैंने बताया था आपको क्या होता है कि आपको जब डिप्रेस फ्रैक्चर होता है आपके स्कल के अंदर, उसमें आपको सब ड्यूरल या एपिड्यूरल हीमाटोमा होता है। तो हम जो है हीमाटोमा की प्रॉपर लोकेशन चेक करने के लिए कि उसका साइज कितना है, ये सारी चीजें, और उसकी लोकेशन क्या है। और दूसरा जो है वो आपको फ्रैक्चर जो हुआ है वो कौन से एरिया के ऊपर हुआ है, फ्रैक्चर जो हुआ है आपके स्कल में किस एरिया के ऊपर हुआ है और कितना फ्रैक्चर है, तो उसके लिए हम एनसीसीटी करवाते हैं। अब फिर एनसीसीटी जब हमें मतलब हम करवा लेते हैं, तो हम जो है आपकी सर्जरी परफॉर्म करते हैं। अब जो सर्जरी होती है वो डिपेंड करता है आपके जो हीमाटोमा होता है इसका साइज क्या है। जो आपका हीमाटोमा होता है उसकी साइज के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अब मुझे जल्दी से बता दें, आप सबको समझ आ चुकी है यहाँ तक?